नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और हमने आपसे वादा किया है कि पूरे 400 दिन तक हम आपको चुनाव से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर दिखाएंगे। उसी कड़ी में आज 372वां दिन है और आज हम आपको दिखाने वाले हैं चुनाव से पहले कैसे धर्म वाली लड़ाई छिड़ चुकी है। कहीं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर सियासत गरमाई हुई है तो कोई वक्त की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की वकालत कर रहा है। आपको बीबीसी पर आयकर विभाग के सर्वे और त्रिपुरा में कल होने वाले मतदान की इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे, मगर उसके पहले बात पलामू की कर लेते हैं, जहां महादेव के तोरण द्वार बनाने को लेकर 2 समुदायों में जमकर बवाल हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं लोग। कोई फोड़ देना चाहता है किसी का सिर, कोई चूर कर देना चाहता है किसी का माथा, कोई हाथ तोड़ देने के इरादे से पत्थर फेंक रहा है, कोई मार डालने पर उतारू है किसी को। जबरदस्त हड़कंप मचा है। दो तरफ से पत्थरबाजी हो रही है और सड़क पर पत्थरों का ढेर लग गया है। गुस्से का चरम देखिए कि आदमी गाड़ी पर बेतहाशा डंडे बरसा रहा है। कुछ लोगों ने इसी बाइक में आग लगाने की कोशिश की है। कुछ लोग इस डंडे बरसाने वाले आदमी से इसे जलते रहने के लिए कहते हैं। इधर नीचे से पत्थरबाजी हो रही है और उधर मस्जिद से कुछ लोग नीचे पत्थर फेंक रहे हैं। ये सारी पत्थरबाजी प्रशासन की मौजूदगी में ही हो रही है। तस्वीरें झारखंड के पलामू में पाकी की हैं। बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि के लिए तोरण द्वार बनाए जाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों तरफ से पत्थर बरसने शुरू हो गए। बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ दुकानों को भी फूंक दिया गया। विदित होगा कि यह विवाद शिवरात्रि के अवसर पे गेट लगाने को लेके हुआ, जिसके कारण दोनों की तरफ से दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी की घटना की गई है, जिसमें कुछ हमारे पुलिस पदाधिकारी भी सक्रिय हुए हैं कंट्रोल करने में। हम लोगों ने बहुत संयम बरतते हुए, जिला प्रशासन ने बहुत संयम बरतते हुए, डीसीएसपी खुद स्वयं उस क्राउड को डिस्पर्स किए हैं। पत्थरबाजी के दौरान ही स्कूल में कुछ बच्चे फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित वापस निकाला गया। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और इंटरनेट बंद करने की कार्रवाई की गई है। हालात को देखते हुए कुछ दिन इंटरनेट बंद रखा जाएगा। अधिकारी अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अफवाह का हिस्सा न बने। सुबह हम लोग को सूचना देते फोर्स और मजिस्ट्रेट सब लोग हम लोग पहुँच गए और अभी स्थिति नियंत्रण में है और किसी को तरफ का कैजुअलिटी नहीं है और हम लोग कोशिश किया है कि किसी तरफ का नुकसान नहीं हो। और अभी 144 पूरा प्रखंड और परिसर में, पूरा टाउन में हम लोग लागू किया है और मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि किस तरफ का अफवाह को विश्वास न करें। इलाके के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि पाकी की शांति व्यवस्था को जानबूझकर अशांत करने की साजिश रची गई है। पाकी को बदनाम करने की ये सोची समझी साजिश है। ये आज आप यहाँ से आगे बढ़े, ये चौक से आगे, और चौक से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हजारों ईंटा और पत्थर ऐसा पड़ा हुआ है। ये नीचे में ये पत्थर आया कहाँ से? अब ये मस्जिद से के ऊपर ऐसा पत्थर आया कैसे, और कैसे ईंटा आया वहाँ पर? और जब ऐसा ये जैसा कि ऐसे लोग बता रहे हैं कि कल ऐसा ये कुछ लोग है अपना ईंटा या पत्थर ईंटा चढ़वा रहे थे, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए और अशांत कराने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से ऐसे सरकार ऐसो पे यह करे, व्यवस्था करे कि भविष्य में पाकी ऐसो बदनाम नहीं हो, पाकी अशांत नहीं हो। पत्थरबाजी से कैसे और कितना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा अस्पताल में पड़ी इन चारपाइयों से लगाना आसान है। ये सुरक्षा कर्मी हैं जो बवाल को रोकने पहुंचे थे मगर पत्थरबाजों के शिकार हो गए। किसी का सिर फूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का जबड़ा टूटा है, किसी के चेहरे पर चोट आई है। इन सब का इलाज चल रहा है।
एहतियातन पाकी की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं और प्रशासन दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रहा है, मगर जिस तरह से मामूली बात पर यह कोहराम मचा वो शर्मनाक है। पलामू से सत्यजीत कुमार के साथ करण, बाकी आज तक। 2024 के चुनाव से पहले इस तरह की हिंसा एक अलग तरह की राजनीति को हवा देती है। बहरहाल पलामू में महादेव के तोरण द्वार पर जंग छिड़ी हुई है, तो महाराष्ट्र और असम के बीच खुद महादेव को लेकर विवाद हो गया है। यह विवाद तब और बढ़ गया जब असम की सरकार ने विज्ञापन निकालकर यह दावा किया कि देश का छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर असम में है। मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने बाकायदा लोगों से अपील की कि लोग शिवरात्रि पर गुवाहाटी आएं और छठे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। इस विज्ञापन के बाद महाराष्ट्र के नेताओं ने विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि असम की सरकार पुणे स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को चुराने की कोशिश कर रही है। अब हंगामा बरपा है। महाराष्ट्र की संस्कृति को और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये चर्चा खामखा सरकार को बदनाम करने वाली चर्चा। महाराष्ट्र की संस्कृति को और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये चर्चा खामखा सरकार को बदनाम करने वाली चर्चा। मंदिर देखील दुसऱ्या राज्यात नेते आहेत का? अधूरे अध्ययन पर भीमाशंकर ये पवित्र ज्योतिर्लिंग पर बयानबाजी कर रहे हैं। असम के अखबारों में छपे विज्ञापन में दावा किया गया है कि छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर गुवाहाटी के पामही में है। विज्ञापन में शिव महापुराण की कथा का जिक्र है। मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा की तस्वीर लगी है, जो महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों को पामही आने का न्योता दे रहे हैं। लेकिन इस विज्ञापन ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है, क्योंकि अब तक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पुणे में होने की बात होती रही है। क्या बीजेपी नेताओं ने महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं रखने का फैसला किया है? पहले महाराष्ट्र के उद्योग और रोजगार के हिस्से को चुरा लिया गया था और अब वे हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को चुराने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता या महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के पवित्र स्थल, महाराष्ट्र की धरोहर, महाराष्ट्र की संस्कृति को और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग देश में कहां है, उनका महत्व क्या है, उसके पीछे की वास्तविकता क्या है, ये तथ्य पूरी तरह से देश जानता है। बावजूद इसके कि महाराष्ट्र में छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के नाम से पुणे जिले में है, असम सरकार ये कह रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार है, कि ये छठा ज्योतिर्लिंग ये असम में, ये पूरी तरह से हमारे लिए अस्वीकार्य है। ऐसा कुछ जानने का विषय नहीं। जो उद्योग होते हैं, प्राइवेट उद्योग होते हैं, किसको कहाँ उद्योग करना है वो अपना अपना तय करते हैं। जहाँ फैसिलिटीज मिलती है वहाँ उद्योगपति जाते हैं। जिस तरह अभी योगी आदित्यनाथ जी आए थे, मुंबई के कई उद्योगपतियों ने यूपी में भी मतलब उद्योग लगाने का तय किया है। बाहर के देशों के उद्योग यहाँ आते हैं और यहाँ के कोई मंदिर या यहाँ के देव बाहर जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता ना नहीं है। लेकिन ये चर्चा खामखा सरकार को बदनाम करने वाली चर्चा। असम में जहां बीजेपी की सरकार है, तो वहीं शिंदे गुट महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रही है। ऐसे में विपक्ष ने शिंदे सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। एक निश्चित आहे, आज बघितलं असेल आपण, अनेक लोकांनी चिंता व्यक्त केलेली आहे की जसं इथून उद्योग देखील गेले, तसं इथून आता मंदिरं देखील दुसऱ्या राज्यात नेत आहेत का? काय झालं? प्रत्येक राज्यातल्या मंदिरांबद्दल आदर असतो. आम्ही पण अनेक वेगळ्या मंदिरांमध्ये वेगळ्या राज्यात जात असतो. पण जे ज्योतिर्लिंग आहे भीमाशंकरचं, ते आपल्या महाराष्ट्रात आहे आणि ह्याचा आदर आपण करणं गरजेचं आहे. तिथे पण असेल ज्योतिर्लिंग, त्याचा पण आदर आम्ही करतो. पण नुसतं महाराष्ट्राला घेऊन जायचं सतत आणि महाराष्ट्राला मागे ढकलायचं, हा वाद तर निर्माण करू नका. या देशात विरोधियों ने घेरना शुरू किया तो महाराष्ट्र सरकार के नेता भी मैदान में कूद पड़े। महाराष्ट्र के विपक्ष की ओछी राजनीति देखिए। सांसद सुप्रिया सुले हो, कांग्रेस के नेता हो या श्रीमान आदित्य ठाकरे हो, पूर्णतः अधूरे अध्ययन पर भीमाशंकर ये पवित्र ज्योतिर्लिंग पर बयानबाजी कर रहे हैं। बयान देने का आपको अधिकार है, पर कम से कम जानकारी तो लेते। केंद्र सरकार का दिसंबर 2021 का सर्कुलर है,
जिसमें पूरी तरह से दर्ज है कि भीमाशंकर यह पवित्र ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर है। पुराणों के मुताबिक शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का जिक्र है, जहां शिव भगवान प्रकट हुए थे, जिसमें 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात में सोमनाथ, आंध्र प्रदेश में श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल और ओंकारेश्वर, झारखंड के परली में वैद्यनाथ, महाराष्ट्र के डाकनी में भीमाशंकर, तमिलनाडु में सेतुबंध पर रामेश्वरम, गुजरात में नागेश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश में विश्वेश्वर यानी काशी विश्वनाथ, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, उत्तराखंड में हिमालय पर केदारनाथ और महाराष्ट्र में घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। ज्योतिर्लिंग के पास भीमा नदी बहती है, जो सह्याद्री पर्वत के पास है। ऐसी मान्यता काफी लंबे समय से है। पुणे के पास स्थित इस मंदिर का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। मान्यताओं के मुताबिक यहाँ भीम नाम के राक्षस के खात्मे के बाद भगवान शंकर यहाँ मोटेश्वर महादेव के तौर पर विराजमान हुए। दरअसल 12 ज्योतिर्लिंग स्त्रोत में डाकिन्या भीमा शंकरम लिखा है, लेकिन डाकिनी से जगह का पता नहीं चल पाता है। वहीं शिव पुराण में कहा गया है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग असम के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास ब्रह्म स्वरूप पहाड़ी पर स्थित है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में लिखा गया है कि लोक हित के उद्देश्य से भगवान शिव कामरूप देश ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यही वजह है कि अब असम और महाराष्ट्र छठे ज्योतिर्लिंग को लेकर आमने सामने हैं। आज तक ब्यूरो। वैसे धर्म को लेकर इन दिनों सियासत तेज है। बयानों की बौछार बताती है कि 2024 के चुनाव में धर्म वाली सियासत शिखर पर रहेगी। उसी कड़ी में एक और खबर आई भोपाल से बीजेपी के सांसद साध्वी प्रज्ञा ने मांग की है कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड भी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने वक्फ बोर्ड पर कई तरह के आरोप भी लगाए। सुनिए। भारत में ही हिंदू बड़ा प्रताड़ित था। माननीय मोदी जी के शासन के बाद सबके साथ न्याय होने लगा, लेकिन अभी भी जो अनेक पंथ हैं, उन पंथों में विशेष कुछ पंथ हैं, जैसे वक्फ बोर्ड है। कोई भी जमीन वो ले लेता है और कहता वक्फ बोर्ड की है। जब कानूनी अगर निकाला जाए तो वो ऐसा नहीं होता कि वो उनकी जमीन है। भारत में इस तरह से एक जो ये लोग क्या कहेंगे इसको, माफिया, ये सब पनप रहे हैं और हिंदू मंदिर, हिंदू देवी देवता, इनका अपमान करने में वो कहीं पीछे नहीं हटते हैं। सनातन बोर्ड बनाने की मांग साध्वी की ओर से की जा रही है। क्या इस मुद्दे को वो संसद में भी उठाएंगे, इस पर रहेगी नजर। उधर 2024 को लेकर हर पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसका कल पहला सेमीफाइनल होना है। त्रिपुरा में कल वोटिंग होगी, जहां बीजेपी के सामने अपने किले को बचाने की चुनौती है, तो वहीं लेफ्ट अपनी खोई जमीन पाने के लिए मैदान में है। इस जंग को ममता की एंट्री ने कांटे की टक्कर का बना दिया है। देखिए। सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मार दिया। उस कम्युनिस्टों के साथ आज कांग्रेस इलू इलू कर रही है, इलू इलू कर। वामपंथियों ने त्रिपुरा के लोगों को अपना गुलाम समझ लिया था। उनकी बात सुनकर हमें वोट कटवा बोल रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजेपी के लिए ये जंग है खुद के किले को बचाने की। लेफ्ट के लिए ये लड़ाई है खोई जमीन पाने की। कांग्रेस ने पुरानी दुश्मनी छोड़कर लेफ्ट से हाथ मिलाया है, तो वहीं दीदी बंगाल जैसा मैजिक दोहराने के लिए मैदान में डटी हुई हैं। ये 2024 के शंखनाद का पहला सेमीफाइनल है, जिसके लिए त्रिपुरा पूरी तरह से तैयार है। हर पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। अब चंदा लेने की आदत जाती नहीं है, इसलिए फिर से साथ आ गए हैं। दोनों दल जहां भी रहे वहां गुंडों के, भ्रष्टाचारियों के गिरोह बनाते हैं। इनके राज में शांति और ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं होती। बीजेपी त्रिपुरा में एक बार फिर से बड़ी जीत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है। पहले से ज्यादा बड़ी जीत
पहले से ज्यादा ताकतवर सरकार। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काउंटिंग के दिन आप देख लीजिएगा 12 बजे के पहले क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसियां छोटी हैं, 12 बजे के पहले पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका था। राज्य में पार्टी ने 0 सीट से बहुमत हासिल करने और मत प्रतिशत में 41% बढ़ोतरी का कीर्तिमान रचा था। त्रिपुरा की 60 सीटों पर 2018 में बीजेपी ने 33 सीटें जीती थी। सीपीएम के खाते में 15, आईपीएफटी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। बीजेपी ने 2018 की अपनी जीत से दशकों से चले आ रहे वामपंथी शासन का अंत कर दिया था और बिप्लब देव को राज्य के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी थी। लेकिन पार्टी को उनके प्रदर्शन से निराशा हुई थी, जिसके बाद से मई 2022 में उन्हें हटाना पड़ा और डॉक्टर माणिक साहा को नया सीएम बनाया गया ताकि विरोधी लहर को मात दी जा सके। लेकिन यहाँ खुद का किला बीजेपी के लिए बचाना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ बदले सियासी समीकरण बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। त्रिपुरा में सत्ता की वापसी के लिए कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने आपस में हाथ मिलाकर नया राजनीतिक समीकरण तैयार किया है। बीते चुनाव में बीजेपी ने भले ही अप्रत्याशित जीत दर्ज की थी, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट दोनों का संयुक्त वोट करीब 50% था। हालांकि बंगाल चुनाव में ममता सरकार के खिलाफ बना यह गठबंधन फेल हो गया था। वहीं प्रद्योत किशोर देव बर्मन के नेतृत्व वाली टीआईपीआरए मोथा पार्टी ने मुकाबले को कांटे का बना दिया है। जो वातावरण चेंज हुआ है 5 साल में, उसके लिए आप प्रद्योत को नहीं दोषी ठहरा सकते हैं। जो उनकी गवर्नेंस रही है वही बताता है कि त्रिपुरा में 5 साल में पूरे पहाड़ी इलाके में और जनरल एरियाज में भी जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है वो खराब रहा है। अगर उनका प्रदर्शन अच्छा रहता तो वो 5 साल के पहले ही अपने मुख्यमंत्री को क्यों हटाते। त्रिपुरा की 60 सीटों पर कल मतदान होना है, जिसके नतीजे 2 मार्च को आने हैं। करीब 28 लाख मतदाता 259 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हम हैं आगरतला के जो डीसीआरसी ऑफिस है, वहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से वोट कर्मी है वो यहाँ से जो ईवीएम्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो यहाँ से किया जा रहा है। उसके साथ साथ तमाम मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए त्रिपुरा के इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए 400 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है और काफी सारे इलाकों में जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। काफी सारे जगह जहां पर चुनाव होने हैं, जहां पर वोट डालने के लिए मतदाता जाएंगे, वहां पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। आप बखूबी जानते हैं त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है पूर्वोत्तर भारत के जो बिल्कुल बांग्लादेश के सीमा से सटे हुए हैं, इसलिए इसके इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी सील कर दिए गए हैं। इसके आसपास के 2 अन्य राज्य है जिसके जरिए भी आना जाना चुनाव के दौरान बंद रहेगा। अब त्रिपुरा की जनता तैयार है, जिसे फैसला करना है कि किसके वादों पर उसे भरोसा है। ऋत्विक मंडल, अगरतला, आज तक। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहला मुकाबला कल होगा त्रिपुरा में, जब बीजेपी और तमाम पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने होंगी। बड़ी कवरेज लगातार आप देखेंगे आज तक पर। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।